हाय गाइस, हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो लास्ट वीक में हुए हैं। सबसे पहले आईएमएफ ने मालदीव को वार्न किया है कि जो मालदीव है वो अंडर डेब्ट डिस्ट्रेस हो सकता है। और रीजन ये है कि मालदीव जो है बहुत सारा कर्ज चाइना से लिया हुआ है और वो लॉन्ग टर्म में पेमेंट करने में अनेबल है। तो इस वजह से मालदीव जो है अंडर डेब्ट डिस्ट्रेस है। मतलब ये बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुका है और ये कर्ज को फ्यूचर में पे करने में सक्षम नहीं होगा। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज़ को डेट कर्ज दिया हुआ है, लाइक पाकिस्तान एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है। और ये पाया गया है कि इन द लॉन्ग रन वो जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं अनवाइबल हो जाते हैं, मतलब वो प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं। उसके बाद वो चाइना जो है उन प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर कर लेता है। लेकिन श्रीलंका में जब श्रीलंका जो था चाइना के डेब्ट को कर्ज को चुका पाने में असमर्थ हुआ, तो उसे मजबूरी में हम्बनटोटा पोर्ट है जो स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, उसको चाइना को 99 ईयर्स की लीज पर देना पड़ा। इस अगर हम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन हैं वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में क्रिएट किए गए थे। और इन दोनों जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इनका ये साथ में ये पॉलिसी एडवाइस भी करते हैं और ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के फील्ड में भी कार्य करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि एट द ग्लोबल लेवल देयर इज ए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके बाद हम आते हैं ईयू और हंगरी जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, एक कंट्री है। रिसेंटली हंगरी ने एक सोवरेनिटी लॉ को पास किया है और इस वजह से ईयू और हंगरी में क्लैश हो रहा है। रीजन ये है कि ईयू जो है जो न्यू लॉ हंगरी के द्वारा पास किया गया है उसको सही तरीके से नहीं ले रहा है। उसको ये फील कर रहा है कि ये ईयू की लॉ को वायलेट कर रहा है। अगर हंगरी की बात करें तो एक सेंट्रल यूरोपियन यूनियन कंट्री है और इसका जो कैपिटल है बुदापेस्ट है और करंटली जो इसके पीएम है विक्टर ऑर्बैन है। अब हम मूव करते हैं यूरोपियन यूनियन, जो ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन करा है। ये एक 27 मेंबर की बॉडी है। अर्लियर ये एक 28 मेंबर की बॉडी थी, लेकिन यूके 2020 में एग्जिट कर गया, तो ये 27 मेंबर की बॉडी है। ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सोशल स्फीयर में कोऑपरेट करते हैं। इसको मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा 1993 में क्रिएट किया गया था। यूरो जो इसकी ऑफिशियल करेंसी है, लेकिन केवल 19 देश ही है इस करेंसी को अडॉप्ट किए हुए हैं। इसके बाद हम सीडीएस की बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस जो अनिल चौहान है उन्होंने कहा है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कहा है कि जो उनकी स्पेस कैपेबिलिटी है उनको आर्गूमेंट करें। हमें पता है कि इंडिया में जो स्पेस से रिलेटेड रिसर्च होता है मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक इसरो के द्वारा किया जाता है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। एट ए ग्लोबल लेवल अगर हम बात करें तो हमारा जो शेयर है स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ही कम है, अराउंड 3-4%। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। साथ में जो सीडीएस ने कहा है कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज इसमें काम करे साथ में, तो हमारे जो डिफेंस कैपेबिलिटी भी इनहेंस होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है और अकेले गवर्नमेंट कांट मतलब अकेली जो सरकार है इस चीज़ को नहीं कर सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो ऑन 23 अगस्त को जो विक्रम लैंडर था मून पर लैंड किया था, इसीलिए इस दिन को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। अगर हम इसरो की बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था 1969 में हुआ था और इसके जो फाउंडर थे विक्रम साराभाई थे, ये फिजिसिस्ट थे और इनके इसरो के फॉर्मेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। थैंक यू।